देखो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है आपका थर्मोडायनेमिक्स। हम थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग पोर्शन में स्टडी करने वाले हैं। जो आज की वीडियो का स्पेसिफिक पोर्शन होने वाला है वो हमारा रहेगा थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है ना? तो आप लोग जहाँ पे देख रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना दिख रहा है आपको। पहला है आपका थर्मो, ठीक है ना, और दूसरा है आपका डायनेमिक्स। पहला है आपका थर्मो, दूसरा है आपका डायनेमिक्स। ध्यान से देखना, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है आपका हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। ठीक है ना? तो आप अगर बोलो कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने क्या वाले हो, तो आप लोग पढ़ने वाले हो मोशन ऑफ हीट। मोशन ऑफ हीट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हीट कहाँ पर फ्लो होने वाली है, उसको फ्लो होने की क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है कि हीट होती क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन का है आपका हीट आपकी होती क्या है। तो देखो ध्यान से, लेकिन एक चीज समझो, आप लोग कोई चीज को हीट से रिलेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना पड़ता है थर्मल यानी कि टेम्परेचर के बारे में। थर्मोडायनेमिक्सली मैन जो वर्क करता है आपका, वो टेम्परेचर पे वर्क करता है। समझ में आया कि नहीं आया? थर्मोडायनेमिक्स काय पे वर्क करता है? टेम्परेचर पे। हेडिंग डालो पहले हीट। ठीक है ना? तो देखो हीट आपका क्या है, एक प्रकार का क्या होता है? हीट एक प्रकार का आपका बोल सकते हैं एनर्जी है। समझ में आया कि नहीं आया? हीट आपका एक प्रकार का एनर्जी है। तो देखो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना? विच प्रोड्यूस विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना, जो हीट का फ्लो होता है, हीट इज फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट जो फ्लो होती है ना, वो हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस, अगर दो पॉइंट में टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं करेगी। समझ में आया कि है? तो हीट इज फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट पार्ट देखो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमेशा डायरेक्शन क्या होगा? हाई से लो की तरफ आपका फ्लो होगा। समझ में आया कि नहीं है? जो यून इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं हीट एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? और जो इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट इज जूल। और जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो कैलोरी। प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो होती है कैलोरी। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? कैलोरी। और याद रखना, 1 कैलोरी बराबर होता है आपका 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। ठीक है तो ये आपका हीट का फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज वंस अगेन M L2T-2। और हीट एनर्जी जो एक प्रकार की एनर्जी है, इसलिए ये आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो आप लिखो हीट एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी लिखो इसमें।
चलो, हो गया ना। देखो हीट एनर्जी अगर किसी बॉडी में हो कैसे पता चलेगा? तो हीट एनर्जी हमेशा पता चलता है कि अगर आपके बॉडी के पार्टिकल्स मूव करने लगे या ही पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो वहां हम समझ जाते हैं कि हीट एनर्जी प्रेजेंट है। और वो काइनेटिक एनर्जी फिर किस काम में आती है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के आती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसमें लिखो आगे, द हीट एनर्जी, आगे देखो इस पे, द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी possessed by any object will be understood by the concept of kinetic energy, the concept of kinetic energy of constituent particles। जिस पार्टिकल से मिलकर वो ऑब्जेक्ट बना है, उन पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसके बेस पे हम लोग किसके बारे में पता कर पाते हैं? हीट एनर्जी के फ्लो के बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। तो देखो हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर हमें हीट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमें मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें दो प्लेस के बीच में टेम्परेचर का वेरिएशन पता करना है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि फिर हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात पे ना? आगे देखो, हेडिंग डालो टेम्परेचर। हम्म। चलो हेडिंग डालो टेम्परेचर। देखो हमें ये पता करना है कि टेम्परेचर के बारे में, तो आप लोग जानते हो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या कहलाता है? तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हॉटनेस और स्पेलिंग, TEMPERAUR, ठीक है। टेम्परेचर को अगर हम बोले तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो लिखो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस आपका क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। आप लोगों को पता है यही टेम्परेचर है जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो आप बोलोगे इट इज अ पैरामीटर, इट इज अ पैरामीटर which determines which determines the direction of flow of heat, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। लिखो जल्दी से, ये वही पैरामीटर है जो आपका डिटरमाइन करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, किस डायरेक्शन में आपका हीट फ्लो होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो जल्दी से। ठीक है, इसके बाद देखो जो इसकी यूनिट होती है, देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, देयर आर वेरियस स्केल्स प्रेजेंट which measures टेम्परेचर। ठीक है ना? सबसे पहला है आपका डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला क्या है आपका? डिग्री या सेल्सियस स्केल। देखो जल्दी से,
सबसे जो पहला है आपका आएगा मेजर करने के लिए, दैट्स इज द सेल्सियस स्केल। याद रखना जो हमारे सारे प्रकार के स्केल्स हैं, इनको स्टडी करने का एक ही तरीका होता है कि इनमें आप इनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को पता करो। काय का पता करो? फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो ध्यान से देखो, इन दिस स्केल, देखना, इन दिस स्केल the boiling point the boiling point of the boiling point of देखो जल्दी से, द बॉइलिंग इन दिस स्केल, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग लिखना है पहले। इन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज in this scale the freezing point of water is 0 degree Celsius and and melting point of ice is 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आएगी नहीं है? इस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। एंड ठीक है ना, देयर आर टोटल 100 डिविजन्स, देयर आर टोटल 100 डिवीजन, there are total 100 division. Such type of scale is called such type of scale is called such type of scale is called सेल्सियस स्केल। इस प्रकार के स्केल को हम किस नाम से जानते हैं? सेल्सियस स्केल के नाम से जानते हैं। लिखो जल्दी से। हो गया? देखना, दूसरा है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरा है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है ना? फ़ारेनहाइट स्केल में देखो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 32 डिग्री। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री। तो देखो, इन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ water is 32 degree Fahrenheit and melting point of ice is and melting point of ice is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, इसमें कितना डिफरेंस है? 212 में से 32 घटाओ, कितना आएगा? 180 आएगा कि नहीं आएगा? 180 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे कितने डिवीजन हो जाएंगे जल्दी बताओ। सो देयर आर द टोटल 180 डिवीजन। कितने डिवीजन है? सो सच टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड such type of scale is called Fahrenheit। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से। हो गया ना? नेक्स्ट वन, कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल में आपने देखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस कितना आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है, जैसे 273 है ना, और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो कितना जाएगा? 370। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड इज कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल। तो देखो, इन दिस टाइप ऑफ स्केल
freezing point is freezing point is 273 Kelvin, and melting point of ice is and melting point of ice is 373 Kelvin. समझ में आया कि नहीं आया? And there are total 100 number of there are total 100 number of division. There are total 100 number of division. Such scale is called कैल्विन स्केल. कोई दिक्कत क्या? इस प्रकार के स्केल को आप लोग कैल्विन स्केल बोलते हो. ठीक है ना? नंबर फोर्थ इज र्यूमर स्केल. नंबर फोर्थ इज र्यूमर स्केल. आप लोग देख रहे हो जितने भी प्रकार के आपने स्केल्स के डिवीजन पढ़े हुए, सारे के सारे स्केल्स के डिवीजन किस बेस पे है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. समझ में आया कि नहीं है? तो देखो क्या हो जाएगा. इन दिस टाइप ऑफ स्केल, in this type of scale, the freezing point of water is 0 degree R. ठीक है, डिग्री र्यूमर. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है जल्दी बताओ? 80 होता है. कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 80 degree र्यूमर. So there are how many number of division? There are total number of division is 100. Sorry, 80. There are 80 number of division. There are 80 number of division. आगे बात समझ में आया? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं? कौन था? द टोटल नंबर ऑफ 80 divisions. Done it or not? हो गया ना? अब देखो चारों को अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें, हाउ कैन वी लर्न, हाउ कैन वी कन्वर्ट? तो ध्यान से देखना. चलो स्टार्ट करो. सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? डिग्री सेल्सियस यानी सी. सी के बाद कौन सा पढ़ा था? फ़ारेनहाइट यानी एफ. फ़ारेनहाइट के बाद आपने क्या पढ़ा? केल्विन यानी के. और फिर आपने क्या पढ़ा? र्यूमर यानी. कोई दिक्कत क्या? देखो यहाँ पे मान्य शॉर्ट ट्रिक बताना है अपन को इसकी, कैसे लर्न करेंगे. अच्छा, सबके फ्रीजिंग पॉइंट बताओ. इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता था? सी का 0. तो सी माइनस. इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता था? 32. इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता था? इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता था? आई बात समझ में ना? इसमें डिविजन्स कितने थे जल्दी बताओ? इसमें डिविजन्स कितने थे? इसमें डिविजन्स कितने थे? इसमें डिविजन्स कितने थे? दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जन. यानी व्हाट यू गेट हियर, यू विल डेफिनेटली गेट सी बाई 100, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, k minus 273 divided by 100, and this is r divided by 180. समझ में आया कि नहीं आया? ये किसी चीज से डिवाइड हो रहे हैं क्या? किससे हो रहे हैं? 20 से. हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो देखो ये बनेगा c बाई 5, ये बनेगा f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 18. ये क्या बनेगा आपका? k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5. और ये क्या बनेगा आपका? r डिवाइडेड बाई. समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से. कोई दिक्कत तो नहीं ना?
हो गया। कि अब अपन को देखना है इसका एक न्यूमेरिकल, फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सपेंशन। ये पढ़ाया गया था स्कूल में, पर इससे एक न्यूमेरिकल बन जाता है। और ये पता है, अगर न्यूमेरिकल नहीं भी बनेगा ना, तो जो न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं, अगर उसमें केल्विन में यूज करना है, अपन को फ़ारेनहाइट पे दे दिया, तो हमारे दिमाग में चाहिए हाउ कैन वी कन्वर्ट इट। देखो एक क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन, व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल which have a same reading on a Fahrenheit, which have a same reading on a Fahrenheit। ठीक है, वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डिग्री सेल्सियस स्केल के वो टेम्परेचर बताना है जिसकी सेम रीडिंग आपकी कहाँ पे मिल जाए, आपको फ़ारेनहाइट स्केल में। क्या करोगे, आपके पास क्या था, सी में रिलेशन C/5 F-32 डिवाइडेड बाई 9। हमें एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिसकी वैल्यू दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम। तो हम मान लेते हैं C बराबर F बराबर वो कोई टेम्परेचर क्या है, एक्स है। अब हमारा टारगेट क्या है, इस एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना, हाँ है ना। तो देखो हमने क्या किया, एक्स डिवाइडेड बाई 5 F-32 डिवाइडेड बाई 9। इसको इधर ले जाओ तो दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू एक्स हो जाएगा, कितनी हो जाएगा, सो 9x हो जाएगा। इधर इसको लेकर के जाओ, सॉरी यहाँ भी एक्स करना है, तो यहाँ देखो 5 इंटू एक्स, तो दिस इज द 5x। और इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 के 100 ना से नहीं एक, 5 3 15 16, 160 आ रहा क्या, ठीक है ना, 160 आ रहा, ठीक है ना। सो अब देखो होगा क्या, इसको इधर लेके जाओ, तो 9x - 5x बराबर माइनस का 160 है ना। सो अगर इसको हम करें 5x में ये गया, तो 4x बराबर माइनस का 160, तो x बराबर कितना आ गया, -40। यानी -40 वो वैल्यू है जो कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होती है। कोई दिक्कत, लिखो जल्दी से इसको। क्या, नहीं 9 में से 5 का कितना, अच्छा 4x, ये आपका -160। क्या, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे समझ में। डन इट, नाउ द नेक्स्ट वन। अब देखो यहाँ पे हेडिंग डालो थर्मल एक्सपेंशन, लिखो हेडिंग थर्मल एक्सपेंशन। देखो, देखो आप लोग थर्मल एक्सपेंशन, देखो अभी अभी आपने देखा कि वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर बलून में अगर अपन लोग हवा भरते, गर्म हवा भरते, तो आगे की तरफ फैलता है कि नहीं फैलता है। तो आप देखोगे टेम्परेचर की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होने की वजह से, ठीक है ना, आपका एक्सपेंशन 3 प्रकार से हो सकता है, या तो लीनियर हो सकता है,
या आपका सरफेस एरिया बढ़ सकता है या फिर वॉल्यूम बढ़ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या जाएगा, ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द सप्लाई ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू द सप्लाई ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, देयर विल बी चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, देयर इज change in the there is change in the dimensions of the body occur, dimensions of the body occur। समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्या करते हो आप, कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर की सप्लाई करते हो तो डायमेंशंस में चेंज आता है, एंड ड्यू टू विच सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन, such type of expansion or change in dimension or change in dimension occur due to temperature difference, occur due to temperature, are called thermal expansion, thermal expansion। समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लिखो जल्दी से, हो गया। उसके बाद लिखो बेसिकली, बेसिकली देयर आर three types of three types of basically there are three types of basically there are three types of thermal expansion। First is called the linear expansion, दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तीसरा है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन तीन प्रकार का है, लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन। लिखो जल्दी से। तो यहाँ पे देखो लीनियर एक्सपेंशन में देखो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, लेंथ में वेरिएशन आएगा, और अगर दूसरे वाले में अगर आप देखो तो काय में एक्सपेंशन आएगा, एरिया में, और तीसरे में वॉल्यूम में। तो लिखो लीनियर एक्सपेंशन। पहला हेडिंग डालो, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखो लीनियर एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, इफ द लेंथ ऑफ द if the length of the object is changed, if the length of the object is changed by the temperature, then such type of expansion is called linear expansion। इस प्रकार के अगर लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर की वजह से, तो इस प्रकार के इसको काय का नाम देते हैं अपन लोग, ठीक है। सच टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड द लीनियर एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर एक ये देखो रॉड, दिस इज अ लीनियर रॉड, ओके, समझना ध्यान से। मान लेना कि ये टी टेम्परेचर पर है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, द टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज, और देखो कि जैसे आपने टी टेम्परेचर क्या किया, टी प्लस डेल्टा टी किया कि नहीं किया,
ठीक है ना। तो जो पहले लेंथ एल थी अब वो काय में कन्वर्ट हो गई, जल्दी बताओ, एल डैश में। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या हो जाएगा, लेट एट इनिशियल टेम्परेचर, कैपिटल टी ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कैपिटल टी लेना, तो टी और प्लस डेल्टा टी। तो देखो क्या हो जाएगा, लेट एट इनिशियल टेम्परेचर, लेट एट इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना, टी, द लेंथ ऑफ द रॉड इज, द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, आया ना, द लेंथ ऑफ द रॉड इज, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इफ द टेम्परेचर इज increased up to, if the temperature is increased up to T plus delta T, टेम्परेचर को हम कहां तक इंक्रीज कर दें, T प्लस डेल्टा T पे कर दें, द लेंथ विल बी एल डैश, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, एल डैश हो जाएगी। कोई दिक्कत क्या? सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, द चेंज इन लेंथ कितना निकल कर आया, जल्दी बताओ, द चेंज इन लेंथ एल डैश माइनस एल आएगा कि नहीं आएगा? तो यही देखो, द चेंज इन लेंथ, द चेंज इन लेंथ, आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर, दिस इज एल डैश माइनस एल, इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। तो आपको पता है जो चेंज इन लेंथ निकल कर आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है इंडिविजुअली लेंथ पे। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय पे होगा, इंडिविजुअल लेंथ पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय पे होगा, डेल्टा टी पे, क्योंकि टी तो कांस्टेंट था, डेल्टा टी बढ़ाने पर आया कि नहीं आया? और जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? यानी आप बोलोगे तो पहला क्या हो जाएगा, डेल्टा एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल पर, ठीक है ना। डेल्टा एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, डेल्टा टी पर। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन क्या है, 2 है। सो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड, आपको कंबाइन करना है इक्वेशन 1 एंड 2, एंड व्हाट वी नोट हियर, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, सो अगर इसको कंबाइन करें तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, आया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते थे, एल डैश माइनस एल, अभी देखा था ना, डेल्टा एल बराबर का एल डैश माइनस एल। अब देखो जब भी प्रपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और यहाँ पे जो आएगा दिस इज अल्फा, व्हाट इज, दिस इज प्रपोर्शनल एंड दिस इज अल्फा। आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है आपका, अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं है? देखो जल्दी से इसको, क्योंकि आप जानते हो अल्फा इज नथिंग, इट्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखो जल्दी से, दिस इज अल्फा इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस अल्फा इज द proportionality constant called coefficient of linear expansion, called coefficient of linear expansion। कोई दिक्कत क्या? दिस इज कॉल्ड द coefficient of linear expansion। देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं इस फॉर्मूले को रिलेट करके दिखाऊं, नोट डाल के लिखना है, रिलेट करके अगर मैं दिखाऊं आपको, सो व्हाट यू नोटिस हियर, द डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी बराबर अल्फा टाइप कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखो इस लेंथ से इस लेंथ की यूनिट तो कैंसिल हो गई, बचा नीचे क्या आपका, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट मैन कौन सी होती है, केल्विन। तो आप यहां से समझ गए अल्फा की यूनिट क्या है, इनवर्स केल्विन, केल्विन इनवर्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ coefficient of the unit of coefficient of linear expansion, the unit of coefficient of linear expansion क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? दिस इज k इनवर्स, और समटाइम्स इट इज आल्सो रिटन ए डिग्री सेल्सियस इनवर्स। लिखो जल्दी से, ये दिख नहीं रहा है, लिख देते, और डिग्री सेल्सियस इनवर्स।
देखो जल्दी से, आया कि नहीं आया? ठीक है। सो अब आगे देखो यहाँ पे, अगर हम इसको और स्टडी करें तो ये एल डैश को हम इस साइड रहने दें, उस साइड क्या भेजेंगे हम लोग, एल को भेज दें। तो यहाँ माइनस एल उस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस एल। तो देखो एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी आए ना, तो एल डैश बराबर क्या हो जाएगा, एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये याद रखना, ये आपके आ जाएगा कितना लेंथ आपका इंक्रीज हुआ। लिखो जल्दी से। हो गया ना। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? हेडिंग डालो सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज क्या होने वाला, एरिया चेंज होने वाला, सब कुछ सेम रहेगा, बस ए डैश ए और ए आ जाएगा, और अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो दूसरा इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो देखो सुपरफिशियल एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करें, देखो इफ द एरिया ऑफ एनी बॉडी, if the area of any body gets changed, gets changed by the supply of heat, by the supply of heat, then such type of, then such type of expansion, then such type of expansion is called superficial expansion, is called superficial एक्सपेंशन। कोई दिक्कत क्या है इस प्रकार के, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है ना। सो व्हाट वी हैव टू डन हियर, सुपरफिशियल एक्सपेंशन मिल गया ना हमको। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मान लिया कि ये कोई एक सरफेस है जिसका एरिया आपको कितना दे दिया गया, एच दे दिया गया, कितना दे दिया गया आपको, एच दे दिया गया। एंड आपने टेम्परेचर अप्लाई किया और इसका एरिया एक्सपेंड हो गया। ठीक है ना, और ये बन गया आपका कितना, एच डैश। समझ में आया कि नहीं आया? मान लिया कि ये टेम्परेचर टी था और ये टेम्परेचर फिर कितना हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखोगे क्या हो जाएगा, ऑन सप्लाइंग डेल्टा टी टेम्परेचर द एरिया विल बी चेंज फ्रॉम एस टू एच डैश। समझ में आया कि नहीं है? डेल्टा टी टेम्परेचर सप्लाई करने की वजह से एरिया कहां से कहां तक चेंज हो गया, एच से लेकर के एच डैश तक। चेंज इन एरिया क्या होगा, हाँ तो द चेंज इन एरिया फिर कितना हुआ जल्दी से देखेंगे हम लोग। तो हमने बोला डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश माइनस एच को माना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है लिखो। तो दिस चेंज इन एरिया डिपेंड्स ऑन, दिस चेंज इन एरिया डिपेंड्स ऑन, ये चेंज इन एरिया काय काय पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखो, हमने जब इसका चेंज इन एरिया का डिपेंडेंसी देखी, सो वंस अगेन देखो ध्यान से, ये डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जल्दी बताओ। ठीक है, एस के होगा। ठीक है, फिर ये डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डेल्टा टी के। इसको अगर हम माने इक्वेशन 2 और इसको माने इक्वेशन नंबर 3, तो हम क्या बोलेंगे, कंबाइन कर दो इक्वेशन 2 और 3 को। सो कंबाइन इक्वेशन 2 एंड combine equation 2 and 3. So what you notice here,
द डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी, है ना। जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लाते थे, यहाँ पर भी जब आप हटाओगे तो इक्वल साइन लगने के बाद यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन क्या आएगा आपका, बीटा, और दिस विल भी हो जाएगा एस डेल्टा टी। बीटा आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको। हो गया ना? लिखो जल्दी से। तो यहां देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, here beta is the proportionality constant, here beta is the proportionality constant called coefficient of called coefficient of superficial expansion, called coefficient of superficial expansion। तो यहां ध्यान से देखना, वंस अगेन एस डैश, इसकी वैल्यू क्या होती थी, एस डैश माइनस एस होती थी, बराबर यहां से क्या हो जाएगा, बीटा एस डेल्टा टी। तो एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, एस प्लस बीटा एस डेल्टा टी। कोई दिक्कत क्या? तो हम आगे सॉल्व करने लगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर इस चीज को यहाँ से कॉमन ले एस को, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वन प्लस बीटा डेल्टा टी। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो। और इसकी यूनिट ऑफ डेफिनेटली देखना, एरिया से एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फिर से अपॉन में डेल्टा टी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वंस अगेन यूनिट इज, या यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आपको पता है हम केल्विन और डिग्री सेल्सियस को एक जैसा क्यों ले लेते कभी कभार, इनके बीच का जो नंबर ऑफ डिविजन था वो क्या था, सेम था, 100 और 100, इसलिए कोई दिक्कत ज्यादा अपन को नहीं जाती है। क्योंकि अगर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज, डिवीजन तो क्या है, 100 ही है ना। आगे समझ में ना? देखो जल्दी से। हो गया ना? चलो हेडिंग डालो, क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन, ध्यान से देखो आप लोग, सपोज करो दिस इज द क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर टी पर सेट है और इसका वॉल्यूम क्या है आपका, वी। हमने जैसे ही इसको क्या किया, वो टेम्परेचर बढ़ाया तो इट विल बी शिफ्टेड लाइक दिस, है ना। ठीक है, आपने देखा कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसका वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कौन सा, टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम क्या हो गया आपका, वी डैश हो गया। तो वंस अगेन क्या हो जाएगा, देखो, in this type of expansion, in this type of expansion
the volume of body gets changed, the volume of body gets changed। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार के एक्सपेंशन में जो वॉल्यूम होता है किसी भी बॉडी का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। लेट द वॉल्यूम V dash will be occur at a temperature T plus delta T। तो मैं V dash वॉल्यूम आपका ऑकर होता है, टेम्परेचर आप लोग क्या लेते हो T प्लस डेल्टा T। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप लोग, द चेंज इन वॉल्यूम जो आपका आएगा डेल्टा V बराबर इट्स विल बी द V डैश माइनस V हो जाएगा। और आपको पता है दिस डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो एक्चुअल वॉल्यूम पे करेगा कि नहीं करेगा। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और अब देखना ध्यान से, ये जो डेल्टा V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, डेल्टा T के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। एंड दिस विल बी क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद क्या करोगे आप, कंबाइन करोगे, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग कंबाइन करोगे इसको, देखो जल्दी से, कंबाइन इक्वेशन 2 एंड 3, कंबाइन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर कंबाइन करें सो व्हाट विल यू गेट हियर, डेल्टा V बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ यहाँ पे, V इंटू डेल्टा T। जब प्रोपोर्शनल साइन उठाओगे तो वंस अगेन यू हैव टू इंट्रोड्यूस द इक्वल साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा आने वाला कि नहीं आने वाला, सो दिस इज गामा, और ये क्या हो जाएगा V इंटू डेल्टा T। लिखो जल्दी से, आया समझ में कि नहीं आया, नोट कर लो बढ़िया। लिख लो जल्दी से। रेगुलर नहीं पढ़ाता ना मैं। ठीक है, वंस अगेन गामा की जो यूनिट है, गामा यूनिट इज केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। लिखो जल्दी से, रिलेशन लिखो, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा।
लिखो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। हो गया। तो देखना यहाँ पे रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है। तो देखो आप लोग एक चीज समझना। आपने एक चीज देखा था कि एल डैश माइनस एल बराबर क्या देखा था, जल्दी से बताओ। अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, ये देखा था क्या। फिर आपने क्या किया था, एल डैश बराबर एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, यहां से आप क्या कर देते, एल कॉमन ले लेते थे कि नहीं लेते थे। तो वन प्लस अल्फा डेल्टा यही होता था कि नहीं होता था। इसको मानो इक्वेशन नंबर वन। ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, वॉल्यूम, नया वॉल्यूम बी डैश। तो आपको पता है, अगर एल डैश आपकी लेंथ थी उसका 3 गुना पावर 3 कर दो तो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ए क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे एल डैश, अगर वी डैश है तो फिर क्या चाहिए, एल डैश क्यूब। अगर वी चाहिए होता तो एल क्यूब आ जाता। हमने क्या किया, एल डैश की वैल्यू हमें ये दी गई कि नहीं दी गई ऊपर। तो पुट द वैल्यू ऑफ एल डैश, पुट द वैल्यू ऑफ एल डैश इन इक्वेशन नंबर वन। सो व्हाट यू नोटिस हियर कि यहाँ पे जब एल डैश पुट करोगे तो बी डैश बराबर क्या मिल जाएगा, दिस इज एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो इसको क्या हो जाएगा, दिस इज एल क्यूब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, एक ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता था फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता था क्या। ये होता था कि नहीं होता था। अब देखो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज एल क्यूब, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना पड़ेगी ना। तो देखो ए मतलब क्या था हमारा, वन। तो ए क्यूब मतलब वन का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब और डेल्टा टी की होल पावर थ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस थ्री ए बी, तो थ्री अल्फा डेल्टा टी, वन प्लस अल्फा डेल्टा, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। सॉल्व करो ध्यान से, दिस इज वन, दिस इज अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, इसको इंटू कर दो तो थ्री अल्फा डेल्टा टी, और इधर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। दिस विल बी थ्री अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। अब आप क्या करो, एल क्यूब को इधर लिखो और बाकी वाले को अलग कर दो। तो हम देखो क्या करेंगे, एल क्यूब को यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस एल क्यूब का बचे हुए पूरे हिस्सा में क्या कर देते हैं, इंटू कर दे कि नहीं कर दे। तो ये इंटू कर दिया हमने। लिखो जल्दी से अब इसको। ये सब बीडेस के बराबर चल रहा है, याद रखना।
हम्म, हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे होना क्या है आपका, कि जो हायर पावर्स होंगी, हायर पावर्स ऑफ अल्फा विल बी निग्लेक्टेड। क्या करोगे आप लोग? हायर पावर, हायर पावर कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब विल बी निग्लेक्टेड, विल बी neglected because अल्फा इज वेरी स्मॉल। अल्फा अगर स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, उसका क्यूब और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर वाला टर्म और अल्फा क्यूब वाला टर्म क्या कर देंगे? इग्नोर मार देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, वी डैश बराबर एल क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हुआ आपका, एल क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से एक चीज समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से, ये एल क्यूब क्या था आपका? रियल वॉल्यूम था। आप सबको पता है कि एल क्यूब बराबर तो रियल वॉल्यूम वी था ना। तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी प्लस वी, और ये हो जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी। आया समझ में नहीं आया? अब तुम्हें कुछ ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा कि अपन ने इससे मिलता जुलता कुछ पढ़ रखा है? वी वाला फॉर्मूला आपने पता क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था वी डैश प्लस वी, सॉरी वी डैश माइनस वी पढ़ा था ना अपन ने, या फिर इक्वल ले जाओ तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी। फिर आपने क्या पढ़ा था, प्लस में वी। फिर यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने, गामा। फिर आपने क्या पढ़ा था, डेल्टा। ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो वी डैश तो अवेलेबल है, वी भी अवेलेबल है, ये वाला वी भी अवेलेबल है। तो गामा डेल्टा टी की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 डेल्टा। यानी अगर इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड माने और इक्वेशन नंबर क्या माने, थर्ड, तो कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड, तो देखोगे तुम यहां से, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अल्फा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गामा। यानी गामा बराबर क्या आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब एक लॉजिक देखो, यहाँ पर एल क्यूब था तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया। एरिया में एल स्क्वायर आता है, तो गामा बराबर एरिया में रिलेशन क्या निकालोगे, खत्म काम। तो आप बोलोगे इन द सिमिलर मैनर, आप अगर रिलेशन प्रूव करोगे किस वाले तरीके से, कैसे, कि जो एस बराबर होता है वो क्या होता है आपका, एस डैश बराबर एल डैश स्क्वायर, ऐसा करके चालू करोगे ना। तो इस एक्सप्रेशन को सिमिलरली अगर आप सॉल्व करोगे पूरा, तो आपको क्या मिलेगा, सिमिलरली मिलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा बराबर, दिस विल भी कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। क्या हो जाएगा, बीटा बराबर, ये अपन गामा के लिए निकाले, एस डैश से आपको बीटा मिलेगा। तो समझ में आया, क्लियर है? तो ध्यान से देखो, आपको बीटा बराबर क्या मिल गया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हम कुछ करने वाले रिलेट। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाई, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। सो व्हाट यू गेट हियर, अल्फा बराबर 3 इंटू, और ये क्या हो जाएगा आपका, या फिर एक हम ऐसा भी कर सकते हैं, रुकना, ये अल्फा बराबर बीटा बाई 2 निकल आया, और यहाँ से अल्फा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, गामा बाई 3। 4 वाले से क्या निकल के, अल्फा बराबर गामा बाई 3। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई, आगे कि नहीं आ गया? ये रिलेशन होता है, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 और गामा बाई 3। नोट कर लो जल्दी से इसको। ठीक है, कुछ कुछ एक्सपेंस, आपने देखा फ्लाईओवर से निकलते हो आप लोग, आपने देखा होगा फ्लाईओवर पे बीच बीच में ऐसी लाइनिंग टाइप की छोड़ देते हैं, दोस्त को जोड़ने के पीछे छोटा सा एरिया छोड़ देते हैं। ठीक है, वो क्यों छोड़ दिया जाता है पता है तुमको? आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो मटेरियल हीट होने की वजह से क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। लेकिन अगर छोड़े नहीं तो एक्सपेंड करने के बाद उसको एक्सपेंड करने की जगह मिलेगी क्या? तो ब्रिज टूटने के चांस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसलिए आप ब्रिज में एरिया छोड़ देते हो। जो आप लोगों ने गाड़ी देखा, गाड़ी में जो लोहे की तीली होती है, देखना उनकी साइज हमेशा लोहे टायर से छोटी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड करें तो उसमें अपने आप को वो क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। समझ में आया कि नहीं आया? देखो,
ठीक इसी प्रकार से रेलवे लाइंस में भी गैप क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर थर्मल एक्सपेंशन ऑकर हो तो उसकी वजह से वो डैमेज ना हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो जल्दी से इसको। तो इसमें देखो एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, देखो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आपको लिखना है कि जो लेइंग रेलवे लाइन होती है इन अ लेइंग रेलवे लाइन, यानी जो ट्रैक होता है ना, की बात कर रहे हैं। द स्मॉल गैप इज लेफ्ट, द स्मॉल गैप इज लेफ्ट, समझ आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि इससे मतलब थर्मल एक्सपेंशन ऑकर होना, उसके बीच उसके बीच में काम बनता रहे, को एक्सपेंड करे तो कोई दिक्कत ना जाए। तो थर्मल स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। दूसरा देखो आप लोग, इन ओवर ब्रिजेस स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द ग्राइडर्स, जो ऊपर लगे रहते हैं बड़े बड़े से ब्लॉक ना, उनके बीच में स्मॉल गैप छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? उसको अपन क्या बोलते हैं? आयरन तीली यूज होती है साइकिल में, उसको क्या बोलते हैं? आयरन रिम। ठीक है। द आयरन रिम इज लेफ्ट स्मॉल एज कंपेयर टू द टायर साइज। ये आपको कुछ याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो बता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हम लोगों ने देखो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में देखा। अब हेड देखो, थर्मल एक्सपेंशन सिर्फ आपका सॉलिड्स में थोड़ी होने वाला था, वो लिक्विड्स में भी तो होने वाला था ना। तो हेडिंग डालो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। थोड़ी देर में पढ़ लो, अभी बहुत ही कम पढ़ाता हूँ। हम्म अभी तो दो तीन और है। तो हेडिंग डालो आप लोग एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, ये लिख लो जल्दी से बनने। ही ही, दीदी ही। इतना क्या खाती पीती रहती है तू, छींक छाक करती रहती है। गुड आफ्टरनून। हो गया ना? हेडिंग डालो एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड।
expansion of liquid, expansion of liquid, expansion of liquid. देखो यहाँ पे there are two types of expansion. First is there are two types of there are two types of expansion occur. There are two types of expansion occur in liquid is apparent expansion and second one is real expansion. पहला है apparent coefficient of apparent coefficient of apparent expansion को देखते हैं अपन लोग. ठीक है ना. देखो क्या हो जाएगा. the coefficient of apparent expansion is equal to apparent increase in volume per unit original volume by increasing 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ध्यान से देखना, अगर आपका ओरिजिनल वॉल्यूम को हम 1 ले लें और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने से जो हमारा एपरेंट राइज होगा ना वॉल्यूम में, उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो दिस इज गामा ई, दिस इज द गामा ए. तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आने वाला है, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम. यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है. और यहाँ पे क्या जाएगा, राइज इन टेम्परेचर. यहाँ पे क्या जाएगा, राइज इन टेम्परेचर. नोट करो जल्दी से, गामा ए बराबर लिखो. दूसरा क्या है, रियल वाला ना, तो हेडिंग डालो दूसरे में, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन. सेकेंड वन इज क्या हो गया, कौन, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन. तो देखो क्या हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ, पता नहीं, the coefficient of, ओके बैठो, द कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान से देखना, रियल, द कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान से देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन जो आपका होता है ना, द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू रियल राइज इन वॉल्यूम, रियल राइज इन वॉल्यूम पर यूनिट, रियल राइज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है ना, बाई इंक्रीजिंग
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाई इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी देखो दिस इज इक्वल टू गामा आर बराबर क्या हो जाएगा? रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम। गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा आर बराबर रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा? ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। राइज इन टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया? ये रिलेशन याद रखना। और इसके बाद एक चीज समझो आप लोग, अगर हम इसको रिलेटेड वे से प्रूव करें तो दिस इज गामा रियल बराबर हमेशा होता है गामा एपेरेंट प्लस गामा ग्लास। गामा रियल बराबर गामा एपेरेंट प्लस गामा ग्लास, इसको याद कर लो। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस थर्मल एक्सपेंशन का है, वो हम लोग को पढ़ना है कि डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। ये लिख गया? देखो जल्दी से इसको खत्म करते हैं आज। देखो, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वेरिएशन, दिस इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है ना? वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विथ टेम्परेचर, विथ, देखो जल्दी से, विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या इंक्रीज आएगा? तो देखो डेंसिटी बराबर आपने क्या पढ़ा है? तो देखो डेंसिटी रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा है। वी इंप्लीज, देखो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा आपका? मास अपॉन डेंसिटी। हाँ है ना? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप ध्यान से, अगर यहाँ पे नई डेंसिटी हमारी रो डैश हो जाए तो मास तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या हो जाएगा उसका? वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? तो ये लिखो जल्दी से इसको। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ध्यान से, यहां से आपने v निकाला, यहां से आप निकालोगे v डैश, v डैश बराबर क्या आ जाएगा? m अपॉन रो डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, एक इक्वेशन आपने पढ़ी है क्या अभी? v बराबर, देखना, v डैश बराबर v प्लस v गामा डेल्टा t। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? जल्दी बताओ, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? अभी तो प्रूव किया। अच्छा हाँ, उसमें भी तो अभी, ठीक है ना? दिस इज गामा डेल्टा टी। ओके, तो आप देखोगे v को कॉमन ले लेते हैं। देखना v की वैल्यू आपको क्या निकल के आई? m बाई रो। और v डैश की वैल्यू क्या निकल के आई? m बाई रो डैश। तो देखो m बाई रो डैश बराबर क्या हो जाएगा? m बाई रो हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस गामा डेल्टा टी। m से m क्या हो गया? तो देखना ध्यान से आप लोग, अगर रो को उधर ले जाए हम लोग, इस वाले को ध्यान से देखो क्या हो जाएगा? दिस विल बी रो, और ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी बराबर रो डैश। देखना ध्यान से, इसको इधर ले गए और इन दोनों को उधर ले जाओ, तो ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। अब देखो ध्यान से, तो रो डैश बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, रो डैश बराबर हो जाएगा रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। कोई दिक्कत क्या? ऊपर -1 पावर आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? और आप सब लोगों ने अभी सीरीज एक्सपेंशन में देखा होगा कि अगर यहाँ -1 है तो यहाँ पर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? सो व्हाट यू गेट हियर, द रो डैश बराबर रो 1 माइनस गामा डेल्टा, ये आपका वेरिएशन इन डेंसिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? इसी के साथ आपका थर्मल एक्सपेंशन खत्म होता है। ठीक है ना? तो अब हम कल स्टार्ट जब भी करेंगे नेक्स्ट वाला थर्मल वाला पोर्शन, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। कोई दिक्कत? तो चलो फिर मिलते हैं अपन।